Hello and welcome to the very first lecture in your course that is on money laundering and terrorism financing. So in this course we are going to learn कि money laundering कैसे कैसे करते हैं, what are the techniques that are used and what are the financial impact on that. And then we will learn the importance of KYC norms and anti money laundering regulatory framework जिसमें हम किस तरह से बैंक्स में रूल्स एंड रेगुलेशन के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं. सो फॉर लर्निंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है. सो दिस इज गोना बी अ वेरी एक्साइटिंग कोर्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स. यू विल लर्न अ लॉट. सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है. एंड बिफोर वी स्टार्ट दिस सेशन आप लोग लर्निंग सेशन IIBF की ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा सो दैट इफ़ यू वांट टू टेक ऑल अदर कोर्सेज इन ऑन IIBF तो आप उसमें सारे कोर्सेज देख सकते हैं या आपको और भी काफ़ी एक्साइटिंग मटेरियल एंड कोर्सेज प्रोवाइड किए जाएंगे. देन अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है देन यू कैन डू IIBF सर्टिफिकेशन 2025 डेली अपडेट. सो इन दिस टेलीग्राम चैनल आपको डेली अपडेट्स प्रोवाइड किए जाएंगे दैट यू नीड टू नो अबाउट योर अपकमिंग कोर्सेज एंड आपको काफ़ी सारा फ्री मटेरियल एंड कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द लेक्चर. Okay, so today we are going to do our chapter 1 that is on KYC AML part A. So as I mentioned in the beginning of the video that this chapter, this course is going to be about money laundering and how to prevent it. Okay, so आप किसी चीज़ को प्रिवेंट करने जा रहे हो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो चीज़ होती कैसे है. तो सबसे पहले हम आज के टॉपिक में वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है, इसका ओरिजिन क्या है एंड एवरीथिंग. तो मनी लॉन्ड्रिंग वर्ड हम सब ने बहुत सुना हुआ है. तो अगर मैं इसको लेमन लैंग्वेज में जो हम सब कॉमनली यूज करते हैं तो इट्स लाइक कि ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करना. ठीक है, बट हम उसको डिटेल में यहाँ पर समझने जाएंगे. तो मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है, देखो. यू नो द वर्ड लॉन्ड्रिंग राइट. लॉन्ड्रिंग मीन्स कि वॉश करना. तो मनी लॉन्ड्रिंग हो गया कि आपने इलीगल वे से आपने मनी को अर्न किया, आपने कुछ गलत सोर्सेज से मनी को अर्न किया एंड देन यू आर अप्लाइंग सम टेक्निक्स टैक्टिक्स ताकि वो जो इलीगली अर्न मनी है वो आपकी क्या लगे, लीगली अर्न मनी लगे. राइट. सो ये सब हमको पता है एंड हमने अपने डेली लाइफ में काफ़ी न्यूज़ भी सुनी होगी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में. बट यहाँ पर हम बहुत सारी एक्साइटिंग केस स्टडीज देखने वाले हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो यूज की होती है जो क्रिमिनल्स हैं अपने इलीगल सोर्सेज से होने वाली इनकम को छुपाने के लिए यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है जो ड्रग्स में डील कर रहा है या कोई इलीगल आर्म्स एमिनेशन में डील कर रहा है, कोई स्मगलिंग कर रहे हैं, गैम्बलिंग कर रहे हैं. तो ये सारी इनकम जो है वी नो दैट दिस इज इलीगल राइट. तो अगर ये इलीगल वे से इनकम अर्न हो रही है तो वो अपने क्राइम को छुपाने के लिए वो क्या करेंगे, इस इनकम को लीगली शो करेंगे एंड वी विल सी कि वो ऐसा कैसे करेंगे. ठीक है. तो उसकी एग्जांपल इन्होंने कैसे दी हुई है कि एक पर्सन है, वो ड्रग डीलर है, वो ड्रग्स को सेल करता है लोगों में. एंड अब वो क्या कर रहा है, उसको जो पैसे अर्न हो रहे हैं नाउ ही हैज टू शो टू द गवर्नमेंट कि उसके पास वो पैसा कैसे आ रहा है. राइट. तो वो क्या करेगा, उसको किसी और बिजनेस में लगा देगा. फॉर एग्जांपल रियल इस्टेट में उसने इन्वेस्ट कर दिया कि उसने ड्रग्स की सेल करके मान लो उसने 1 CR अर्न करा. नाउ व्हाट ही विल डू, ही विल शो कि मैंने ये पैसा जो है मैंने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट कर दिया या इस तरह से करके वो उस पैसे को घुमा के क्या करेगा, अपनी वाइट मनी शो कर देगा इन बैंकिंग चैनल्स में उसको ले आएगा. ओके. सो दिस इज हाउ इट्स डन. एंड मनी लॉन्ड्रिंग का बेसिक पर्पस क्या होता है, टू हाइड देयर क्रिमिनल एक्टिविटीज. राइट. इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि ब्लैक मनी को वाइट में कन्वर्ट करना, इट्स ऑल्सो अबाउट कि जो मनी अर्न हुई है वो क्रिमिनल एक्टिविटी से हुई है. तो मनी के थ्रू उनका क्राइम भी जो है वो ट्रेस कर सकती है गवर्नमेंट. इसलिए अपना क्राइम छुपाने के लिए वो क्या कर रहे हैं, उस मनी को लीगल शो कर रहे हैं. तो मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट अ न्यू टर्म, इट गोज वे बैक. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिखेंगी मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में. तो अगर सबसे पहले एग्जांपल दी जाए तो यहाँ पे इन्होंने हमें केस बताया 1930 शिकागो गैंगस्टर एल कपोन का केस बताया है, जो कि क्या यूज करता था, लॉन्ड्रोमैट्स एंड उनको यूज करके अपनी इलीगल लिकर मनी को हाइड करता था. तो ये पर्सन क्या करता था, ही वॉज अ क्रिमिनल, ही वॉज अ गैंगस्टर इन USA शिकागो.
तो इसको जो भी इलीगल एक्टिविटी से अर्न होती थी मनी, मतलब ये बहुत ही ज्यादा क्राइम वगैरह चीजें करता था, तो इसको वहां से जो भी पैसे अर्न होते थे, व्हाट ही यूज टू डू, इसने अपने फेक बिजनेसेस शो किए हुए थे। फॉर एग्जांपल इसने रेस्टोरेंट्स या और क्लब्स वगैरह ऐसे बिजनेसेस शो किए हुए थे जहाँ पे कैश की डीलिंग ज्यादा होती है। तो इन बिजनेसेस के थ्रू ये पर्सन क्या करता था, अपना जो इलीगल एक्टिविटीज मीन्स ड्रग्स वगैरह में डील करता था ये, और ट्रैफिकिंग करता था, स्मगलिंग करता था, ये सारी चीजें करता था। तो इसका आने वाला पैसा भी ये क्या करता था, इसमें शो करता था। हाउ ही यूज टू डू दैट, जो इसके रेस्टोरेंट चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर रेस्टोरेंट ने 1000 की इनकम अर्न करी है एक्चुअली में, बट ये पर्सन क्या करता था, उसको शो करता था कि मेरे बिजनेस ने 1 लाख शो करी है। मतलब वो जो बाकी 90,000 है वो कहाँ से ला रहा था, अपने इलीगल बिजनेस में से इसमें लाके उसको क्या कर रहा था, एज वाइट मनी शो कर रहा था। एंड काफी ज्यादा मतलब बड़ा गैंगस्टर था ये, बट ये फाइनली ये पकड़ा भी ऐसे गया था कि इसके ये जो मनी लॉन्ड्रिंग वाली एक्टिविटीज थी ये ट्रेस हो गई थी फॉर टैक्स इवेजन, इसको पकड़ा गया था। एंड दैट्स हाउ ही गॉट इम्प्रिजन्ड, एंड इस तरह इस पर्सन को पकड़ा था इन्होंने। सो यू कैन सी कि 1930 में भी मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, तो इट्स नॉट समथिंग न्यू। देन अभी भी मनी लॉन्ड्रिंग के एग्जाम्पल हम क्या देख सकते हैं, जैसे जो स्मगलिंग करने वाले लोग होते हैं, ठीक है, जो दूसरे कंट्री से सामान मंगवा लेते हैं विदाउट टैक्सेस, या उसको स्मगल करके एंड फिर यहाँ पर ऐसे सेल कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें भी अभी होती हैं। नाउ मनी लॉन्ड्रिंग टर्म जो है वो यूज कब करी गई? सो मनी लॉन्ड्रिंग की टर्म यूज कब हुई, 1972 में एक स्कैंडल हुआ था, वाटरगेट स्कैंडल। उसमें द ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्डियन में इस टर्म को सबसे पहले यूज किया गया। सो द वाटरगेट स्कैंडल वाज समथिंग कि जहाँ पे यूएस का कोई प्रेसिडेंट था, उस पर्सन ने इलीगल वे से क्या किया, लाइक प्लांट करवाए हेयरिंग टूल्स, लाइक पार्लियामेंट की उसने मतलब लोगों की बातें सुनने के लिए उसने ऐसे कुछ करवाया था। तो फिर एंड दैट ही डिड विद द इलीगल मनी। तो जब उसके ये एक्टिविटी सामने आई कि उस पर वो इलीगल वे से क्या कर रहा है, ऐसे टूल्स प्लांट करवा रहा है, देन उसको फिर ट्रेस बैक किया गया, देन उसके लिंक्स निकले विद क्रिमिनल गैंगस्टर्स। तो काफी बड़ा स्कैंडल हुआ था ये। एंड यहाँ पर सबसे पहले टर्म मनी लॉन्ड्रिंग को यूज किया गया था इन न्यूज़पेपर, देन उसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग को लीगल यूज किया गया 1982 में यूएसए के केस में, एंड आफ्टर दैट दिस टर्म इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। तो लॉन्ड्रिंग वर्ड क्यों इस्तेमाल किया गया, उसका रीजन क्या है, दैट आई एक्सप्लेन इन द वेरी बिगिनिंग कि लॉन्ड्रिंग का मीनिंग क्या है, वॉश करना। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि आपकी जो डर्टी मनी है, डर्टी मनी की आपने कोई क्राइम करके खरीदी, आपने कुछ इलीगल तरीके से उस मनी को अर्न किया है एंड उसको आप वॉश कर रहे हो, ठीक है। तो ताकि वो क्या लगे, क्लीन लगे, मीन्स आप काम क्या कर रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं किसी बंदे का मर्डर करके, ठीक है। आप किसी लोगों के मर्डर करते हो, बट आप दिखा क्या रहे हो कि नहीं ये पैसा तो है जी, मैंने कैसे अर्न किया, मेरी रियल इस्टेट प्रॉपर्टी है, मुझे वहां से रेंटल इनकम आती है। तो आप इस तरह से शो करो एंड दैट्स हाउ योर शोइंग इट। तो इसमें नुकसान क्या हो रहा है कि एक तो क्रिमिनल एक्टिविटीज प्रमोट हो रही है। अगर क्रिमिनल्स के लिए इतना इजी होता रहेगा दिखाना कि मेरे को पैसे मुझे अर्न कैसे हो रहे हैं, तो उससे क्या होगा, देश में क्राइम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग समझना क्यों इम्पोर्टेंट है ये हम समझते हैं, ठीक है। देखो मनी जब ट्रेस होती है, तो जैसे हमने ऊपर के कुछ केसेस में समझा कि वो जो क्रिमिनल वो जो गैंगस्टर था, या ये जो हमने प्रेसिडेंट वाला केस लिया, इनके जब स्कैंडल सामने आए तो चीज क्या निकली, देखो एल कपोन वाले केस में क्या हुआ था, उस पर्सन का जब स्कैंडल सामने आया तो हमें देखने में क्या आया था कि उसने क्या किया है, टैक्स इवेजन किया है, कि उसने टैक्स गवर्नमेंट को कम पे किया है। शुरू चीज यहाँ से हुई, टैक्स को आप ट्रेस कर रहे थे, एंड उसको जब आप ट्रेस करना शुरू हुए तब आपको पता लग रहा है कि नहीं ये तो पर्सन बहुत ज्यादा ही इलीगल एक्टिविटीज कर रहा है। सिमिलरली जो प्रेसिडेंट वाला केस आया, उसने जो प्लांट करवाए हियरिंग और लिसनिंग टूल्स, ठीक है। तो वहां पर भी क्या हुआ, हमने ट्रेस उस चीज को करना शुरू किया कि हाँ आप ये जो काम करवा रहे हो आपको इसके पैसे कहाँ से आए, एंड देन हमने देखा कि उस पर्सन के कितने गैंगस्टर्स के साथ लिंक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग अगर एक पर्सन को अच्छे से समझ आता है, दैट हेल्प्स अ लॉट इन फाइंडिंग द
कि उसके पीछे की क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या है, एंड अगर मनी लॉन्ड्रिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, उसके थ्रू हम क्राइम को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल कर सकते हैं। सो दैट्स वाई बैंकिंग वालों के लिए ये चीज समझनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अगर समझ नहीं आएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किस तरह से हो रही है, इफ यू कांट अंडरस्टैंड दिस, देन आप उसको रोकने के लिए भी कोई चीज नहीं कर पाओगे, राइट? फर्स्ट यू नीड टू सी कि कोई चीज होती कैसे, देन वी टेक कंट्रोल, देन वी टेक एक्शंस टू कंट्रोल इट, ओके? तो हम यहाँ पे अब स्टडी करेंगे कि इम्पैक्ट क्या क्या है गवर्नमेंट के। तो जैसे कि हमने सबसे पहले देखा कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेस नहीं होगी, उसके उसको रोकने के लिए कुछ एक्टिव रूल्स वगैरह नहीं होंगे, तो क्रिमिनल्स के लिए बहुत आसान है। कुछ भी क्राइम करके आप पैसे कमा रहे हो, एंड आपको लॉ का, आपको गवर्नमेंट का, आपको किसी चीज का कोई डर नहीं है, आप मजे से घूम रहे हो, राइट? देन फाइनेंशियल सिस्टम डिस्टर्ब होते हैं। फाइनेंशियल सिस्टम कैसे डिस्टर्ब हो रहे हैं? जो लोग गलत काम कर रहे हैं उनके पास ज्यादा पैसा आ रहा है, एंड जो लोग मेहनत करके कमा रहे हैं, देन दोज पीपल हैव टू सफर, राइट? एंड उसके अलावा करप्शन काफी बढ़ जाती है, बिकॉज जो क्रिमिनल हैं वो पावर में आएंगे, उनके लिए बहुत इजी है, उनको किसी का डर नहीं है, वो आराम से कमा भी रहे हैं गलत काम करके, एंड वो खुलेआम घूमेंगे भी। तो उससे क्या होगा, करप्शन बढ़ेगी, बिकॉज क्रिमिनल्स के फिर पॉलिटिकल लिंक्स होंगे, है ना? तो देन डेफिनेटली करप्शन भी बढ़ेगी, फ्रॉड भी बढ़ेगा। तो इसके कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम देखें, तो सबसे पहले आ जाता है कि अनफेयर कंपटीशन। अब अनफेयर कंपटीशन कैसे होगा कि जो लोग मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं उनके पास काफी क्रिमिनल सोर्सेज होंगे, तो अगर वो लोग एक्चुअली में डिसाइड करते हैं किसी बिजनेस में आना, तो वो अपना गलत पैसा भी इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, उसको मिस यूज कर सकते हैं, एज कम्पेयर टू अ पर्सन जो एक्चुअली अपना बेस से स्टार्ट कर रहा है बिजनेस को, एंड उसके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा। देन प्राइस डिस्टोर्शन। अब जैसे कि हमने एल कैपोन के केस में देखा, वो बंदा कमा रहा था 1000, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल, ठीक है, कमा रहा था 1000, बट अपने जो इलीगल वाले पैसे हैं उनको मिला के वो शो क्या कर रहा था, 1 लाख, क्योंकि उसने अपना वो पैसा क्या करना है, वाइट में कन्वर्ट करना है। तो इसी तरह जो क्रिमिनल्स होते हैं ये सबसे मेनली यूज किस चीज को करते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, रियल एस्टेट को, क्योंकि वहां पे लॉज जो है काफी अभी, देर आर मेनी ग्रे एरियाज इन रियल एस्टेट, तो उस चीज को यूज करके वो क्या करते हैं, प्राइस डिस्टोर्शन करते हैं। कि फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी है, वो एक्चुअली में उसकी मार्केट वैल्यू है 10 लाख, बट वो पर्सन ने उसको बिकॉज अपनी मनी को कन्वर्ट करना, तो उसने उसको दिखाया कितने का, कि ये प्रॉपर्टी मुझे 50 लाख की पड़ी है, या मे बी इससे भी ज्यादा, उसको हाईली वैल्यूएट करके वो दिखा रहा हो। तो इस तरह से एक्चुअल में प्राइस क्या है उसको ये डिस्टर्ब करता है। देन इकोनॉमिक स्लो डाउन, जो हमारे एक्चुअली में अच्छे बिजनेस हैं उनको चलने में प्रॉब्लम होगी। अनस्टेबल एक्सचेंज रेट। अब ये चीज कैसे होगी, देखो, एक्सचेंज रेट जो है वो उसको रेगुलेट करती है गवर्नमेंट थ्रू लॉज, ठीक है? वो बताती है कि नहीं, आप बाहर से अगर कोई सामान ला रहे हो तो आप ये, मतलब गवर्नमेंट काफ़ी सारे लॉज लगाती है कि फॉर एग्जांपल कि आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट का इतना ही इंपोर्ट कर सकते हो, आप इसको इतना ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये वाली कंट्री के साथ आप इतनी अमाउंट की ही डीलिंग कर सकते हो। क्यों करते हैं वो? ताकि हमारे जो एक्सचेंज रेट हैं उनको क्या कर सके, वो रेगुलेट कर सके, स्टेबलाइज कर सके। बट अगर मनी लॉन्ड्रिंग को बहुत ज्यादा प्रमोट होने लग गई, तो उससे क्या होगा, जो बाहर से हम कुछ भी, लाइक फॉर एग्जांपल, मुझे चाइना से कुछ भी अगर सामान लाना है, तो मैं रूल्स को फॉलो ना करते हुए मैं वहां से स्मगल करके अपना सामान ला रही हूँ, यहाँ पे उसको आराम से बेची जा रही हूँ, ठीक है? तो उससे क्या होगा कि गवर्नमेंट के ट्रेस में नहीं आएगी ये चीज़, और एक्सचेंज रेट भी खराब होंगे फिर, क्योंकि गवर्नमेंट के ट्रेस में ही नहीं है, तो मेरी मर्जी है कि मैं चाइनीज करेंसी को अपने हिसाब से कैसे कन्वर्ट करूँ, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, तो एक्सचेंज रेट भी इम्पैक्ट होंगे। देन नॉट जस्ट इकोनॉमिक इफेक्ट, इसके सोशल इफेक्ट भी आएंगे। सोशल इफेक्ट क्यों आएंगे? क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग कर कौन रहे हैं लोग? क्रिमिनल्स। और क्रिमिनल्स का इम्पैक्ट किसके ऊपर आएगा? सोसाइटी के ऊपर आएगा, राइट? तो इसके सोशल इफेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। तो करप्शन बढ़ जाएगी, देन उसके बाद क्राइम कितना बढ़ जाएगा, ठीक है? लोगों को किसी चीज का डर नहीं, यार खुलेआम ड्रग्स बेच रहे हैं, खुलेआम हथियार बेच रहे हैं, ठीक है? तो किसी चीज का डर नहीं बचेगा। एंड फिर वही कि क्रिमिनल्स के लिए तो बहुत मजेदार चीज होगी, है ना, अगर कोई लॉ नहीं होगा इसके रिगार्डिंग। तो सोशल इम्पैक्ट है। देन वी हैव पॉलिटिकल इम्पैक्ट। सो पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स क्या हो गया कि अगर
क्रिमिनल्स को डर नहीं है, क्रिमिनल्स के लिए इजी हो गया अपने पैसे को आराम से यूज करना। बिकॉज आप मनी लॉन्ड्रिंग करनी जरूरी क्यों है? बिकॉज आप जो आपने क्राइम के थ्रू पैसा यूज करा है, अभी आपको पता है कि उसको आप इतना इजीली यूज नहीं कर सकते हो, राइट? आपको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। जैसे अगर आपने कुछ बहुत बड़ी ट्रांजेक्शन भी कर दी अपने बैंक में, तो आपको इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस आ जाता है कि आपके इस साल में इतनी हाई वॉल्यूम में ट्रांजैक्शन क्यों है। तो अगर इस तरह का कोई डर नहीं होगा, राइट, तो उससे क्या होगा, आप मजे से अपने क्राइम वाले पैसों को यूज करोगे, एंड पॉलिटिक्स में क्या होगा, उन लोगों को पावर मिलेगी। देन अगर क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स में पावर हो रही है, तो उससे क्या होगा कि जो बाकी की जनता है उन लोगों की वैल्यू हो जाएगी कम, उन लोगों की इतनी नहीं सुनी जाएगी। देन गुंडा राज चलेगा, तो वो सारी चीजें होंगी, ठीक है? तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी काफी ज्यादा आते हैं। देन हाउ बिग इज द मनी लॉन्ड्रिंग प्रॉब्लम? तो मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना मुश्किल है, बट देर आर सम मॉडल्स जिसके थ्रू उन्होंने क्या लाइक अलग अलग टाइम पे ट्रैक करने की कोशिश की है कि एक्चुअली में कितनी अमाउंट जो है उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है, राइट? तो फॉर एग्जांपल 1995 में उन्होंने एक मॉडल यूज किया, जॉन वॉकर मॉडल। सो ये जो आपको साइड में नाम दिख रहे हैं, राइट, दीज आर मॉडल्स दैट आर यूज्ड टू इवेल्युएट कि एक्चुअली में इलीगल जो एक्टिविटीज हैं उसकी थ्रू उसकी कितनी लॉन्ड्रिंग की जा रही है। तो यहाँ पर 2.8 ट्रिलियन डॉलर्स इन 1995। तो 1995 में इतनी ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, नॉट इन मिलियन, बिलियन, इन ट्रिलियन, ओके। देन एक 2011 की स्टडी में उन्होंने बताया कि 1.6 ट्रिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। तो ये अलग अलग स्टडीज अलग अलग टाइम पे हुई है, एंड उसका ग्लोबल जीडीपी पे इम्पैक्ट भी बताया गया है, ठीक है? देन फाइनेंशियल सिस्टम्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है इस चीज का? नाउ मनी लॉन्ड्रिंग होने से क्या होगा कि आपके फाइनेंशियल सिस्टम वीक हो जाएंगे, बिकॉज जो बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, लोगों के पैसे के साथ डील कर रहे हैं, काफी तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, लोन, डिपॉजिट, रिमिटेंस, राइट? एंड आज के टाइम पे जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, राइट, आपके पास ऑनलाइन सोर्सेज अवेलेबल है, तो उसके थ्रू क्या हो गया, मनी लॉन्ड्रिंग को ट्रैक करना क्या हो गया, और भी ज़्यादा गवर्नमेंट के लिए बैंक्स के लिए मुश्किल हो गया है। तो वहाँ पर बैंक सिस्टम हमारे क्या हो रहे हैं, वीक हो रहे हैं, अगर मनी लॉन्ड्रिंग ज़्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। तो उसके लिए अब हम देखेंगे कि कैसे क्या क्या रूल्स एक्चुअली में गवर्नमेंट ने लगाए हैं, राइट? नाउ अगर आप कोई भी तरह की प्रिवेंशन नहीं करते हो, राइट, अगर बैंक्स कुछ भी नहीं देख रहे कि आपके ये जो पैसे आ रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, उसको सैलरी की इनकम हो रही है हर महीने 10,000 की, उसको सैलरी की इनकम आती है, पिछले 4 साल से उसको 10,000 की ही हर महीने इनकम आ रही है, कुछ खास उसके बैंक में ट्रांजेक्शन है नहीं। देन सडनली क्या होता है, उसके बैंक में 25 लाख रुपए आ रहे हैं फ्रॉम अननोन सोर्स, कुछ हमने उसका ट्रैक नहीं किया। तो बैंक अगर अपना सिस्टम स्ट्रांग नहीं रखेगा, तो यहाँ पे वो पर्सन, अब ये क्या हो सकता है कि एक पर्सन 10,000 रुपये कमाने वाला बंदा, उसके बाद 25 लाख रुपए एकदम से कहाँ से आए, राइट? तो ऐसी चीजों में बैंक अगर कुछ भी नहीं करेगा, तो इसमें क्या होगा, बैंक की रेपुटेशन खराब होगी, क्योंकि कल को अगर ये पर्सन बाद में पता लगा कि इसने कुछ इलीगल एक्टिविटी करी, इसने कुछ मान लो ड्रग में डील करा, ठीक है, एंड वहां से इसको इनकम ऑन हुई, वो इनकम इसने अपने बैंक में डिपॉजिट करवाई है, तो कल को जब ये पर्सन पकड़ा जाएगा, तो उसमें बैंक के ऊपर सवाल आएगा कि आप लोगों को देखना नहीं चाहिए था कि ये पर्सन 4 साल में जिसके बैंक में महीने में 10,000 से ज्यादा की ट्रांजेक्शन नहीं हुई और एकदम से 25 लाख की ट्रांजेक्शन हो रही है, तो यहाँ पे आपको देखना चाहिए था। तो अगर बैंक किसी भी तरह की प्रिवेंशन नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, बैंक की रेपुटेशन खराब होगी, लोगों का ट्रस्ट खराब होगा कि ये बैंक हमारे पैसे को क्या ही डील करेगा अच्छे से, जो इतनी बेसिक चीज नहीं पकड़ पा रहा, राइट? देन फाइनेंशियल फ्रॉड्स बढ़ने के भी चांसेस हो सकते हैं, इकोनॉमी भी हमारी खराब होगी। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, राइट? नाउ इम्पैक्ट ऑन रेपुटेशन। अब रेपुटेशन पे इम्पैक्ट कैसे आएंगे? बैंक का एक, आप कह सकते हो, बैंक के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको मनी लॉन्ड्रिंग को प्रिवेंट करना है। वाई? बिकॉज बैंक इज डीलिंग विद पब्लिक मनी। अगर आप पब्लिक मनी में डील कर रहे हो, देन यू हैव टू अर्न द
ट्रस्ट ऑफ द पब्लिक कि नहीं, अगर मेरा पैसा इनके पास पड़ा है तो ये पैसा सेफ है। बट अगर बैंक मनी लॉन्ड्रिंग में पाया जाता है या बैंक मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन को ट्रेस ही नहीं कर पा रहा, तो उसमें पब्लिक के माइंड में क्या आएगा? फॉर एग्जाम्पल, एक केस हुआ था HSBC का 2012 में। तो यहाँ पे क्या हुआ था, HSBC ने 1.9 बिलियन इन फाइन पे किया था क्योंकि ये मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन को ट्रेस नहीं कर पाए थे। सो बेसिकली हो क्या रहा था, HSBC बैंक में ईरान से काफ़ी ट्रांजेक्शन हो रही थी, और कुछ कंट्रीज जहाँ पे इनको पता है कि स्मगलिंग और ऐसी ट्रैफिकिंग होती है, उन उन उनकी ट्रांजेक्शन को भी इसने हाई रिस्क में इन्वॉल्व नहीं किया, इसने आराम से उनसे ट्रांजेक्शन होने दी और मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड कुछ भी कंट्रोल नहीं लगाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्या एक इमेज क्या आएगी आपके माइंड में कि अगर एक बैंक ईरान से, जो कि पूरी दुनिया में हमें पता है कि हाँ ये कंट्रीज जो है टेररिज्म को लेके ज्यादा फेमस है, इन सारी चीजों को लेके फेमस है, फिर भी अगर आपका बैंक उन लोगों से डील करते वक्त देख नहीं रहा कि हाँ अगर यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो रही है मुझे ज्यादा देखना चाहिए, राइट? तो अगर ऐसी चीजें बैंक ने नहीं करी तो वहां पे पब्लिक के माइंड में इमेज क्या आएगी कि जरूर इन लोगों के उन क्रिमिनल के साथ लिंक होंगे, ठीक है? तो इस तरह से बैंक की रेपुटेशन क्या होती है, इम्पैक्ट होती है। देन इंस्टीट्यूशन इन लो रेगुलेशन एरियाज अट्रैक्ट इलीगल मनी, देन डेफिनेटली आप जो क्रिमिनल्स हैं वो तो देखेंगे ना कि जहाँ पे कम रिस्ट्रिक्शन है वो उन लोगों के लिए क्या हो गया, बहुत बढ़िया चीज होगी, तो वहां पे इलीगल मनी आएगी। तो अगर आप लोग कम आप लोगों के पास मनी, मतलब किसी बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजैक्शन हो रही है ज्यादा, तो वो क्या इम्पैक्ट, एक इमेज क्या क्रिएट कर रहा है कि नहीं ये बैंक जो है अच्छे से रेगुलेट नहीं कर रहा, तो वहां पे बैंक की इमेज इम्पैक्ट होती है। तो दो इम्पैक्ट देख लिया, एक तो हमें लग रहा है कि बैंक का क्या है, क्रिमिनल्स के साथ कनेक्शन लगता है। सेकंड, बैंक की इमेज खराब होती है कि नहीं बैंक ने अच्छे से रेगुलेट नहीं करा, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं इस बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट ही क्यों कराऊं, मेरे को क्या पता ये बैंक बहुत अच्छा है, इससे तो बेसिक रूल्स नहीं लग रहे, राइट? तो इस तरह से पब्लिक कॉन्फिडेंस भी खत्म होता है बैंक में जब ऐसे स्कैंडल में इन्वॉल्व होता है। तो इन सब रीजंस की वजह से बैंक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, टू प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, टू टेक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग actions and apply some policies regarding that। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारे यही है कि रेगुलेटरी एक्शन क्या है नेक्स्ट। ठीक है, कोई भी चीज को प्रिवेंट करना है तो आप उसके रिगार्डिंग क्या करोगे, पॉलिसी बनाओगे, आप उसके रिगार्डिंग रूल्स बनाओगे, ठीक है, आप उसके रिलेटेड रेगुलेशंस बनाओगे। तो वही है कि बैंक को किस तरह के एक्शन लेने चाहिए ताकि मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड वो प्रिवेंशन एंड अवेयरनेस ज़्यादा क्रिएट कर सके। सो बैंक को क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट लीगल, प्रोफेशनल एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स लगाने चाहिए जिससे मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम हो पाए, एंड अगर हो रही है देन दे शुड बी एबल एंड दे शुड बी केपेबल इनफ टू ट्रेस इट। अगर बैंक कंप्लाई नहीं करते, अब बैंक्स को ऊपर भी देखो, बैंक क्यों कंप्लाई करेंगे, ठीक है, हर पर्सन अच्छे रास्ते पे तभी चलेगा जब उसको कुछ डर है। ये जो क्रिमिनल्स भी हैं ये भी क्यों इन लोगों को होता है कि हमारी ब्लैक मनी व्हाइट में कन्वर्ट हो, क्योंकि उनको पता है कि मेरे पैसे, मतलब वैसे मैं अपना क्राइम चाहे सारा छुपा लूं, ठीक है, मैंने मर्डर कर दिया, मैंने कोई ट्रेस नहीं छोड़ा उसका, लेकिन उसके रिलेटेड जो मनी थी, अगर मैंने उसको भी अच्छे से डील नहीं करा तो वो पैसे के थ्रू भी मेरा क्राइम पकड़ा जाएगा। तो इसलिए ये जो डर होता है इन लोगों में, वो ही आपको क्या लीड करता है, इन टेकिंग प्रॉपर एक्शन। इसीलिए बैंक्स के लिए, बैंक के ऊपर भी जब डर होगा कि अगर मेरे बैंक में मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन पाई गई तो मुझे फाइन लगेगा, मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी, एक पब्लिक इमेज जाना एक अलग चीज है, ठीक है, वो तो एक बिजनेस एस्पेक्ट आ गया, ठीक है। जब आपको पता है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन पकड़ी गई मेरे बैंक में तो मेरे ऊपर फाइन्स एंड पेनल्टीज लगेंगे, तब आप ज्यादा एक्शन लोगे, ठीक है। तो इसलिए फाइन्स एंड पेनल्टीज लगाई जाती हैं। हो सकता है कि आपका बैंकिंग लाइसेंस भी चला जाए, क्यों? क्योंकि बैंक जो है एक बहुत ही ट्रस्ट वर्दी इंस्टीट्यूशन है, लोगों के पैसे के साथ आप डील करो, पब्लिक ट्रस्ट में आप डील कर रहे हो, राइट? तो गवर्नमेंट जो है वो आपको आपसे लाइसेंस ले सकती है कि नहीं, यू कांट डील इन बैंकिंग, ठीक है, तो काफी जरूरी है। देन गवर्नमेंट की नजरें आपके ऊपर ज्यादा पड़ेंगी, अगर गवर्नमेंट को पता लग गया कि ये बैंक जो है इसमें ट्रैक रिकॉर्ड हो गया कि नहीं यहाँ पे ज्यादा एक्टिविटीज हो रही है, तो गवर्नमेंट उस तरफ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। नाउ
बैंक कैसे करके प्रिवेंट करें मनी लॉन्ड्रिंग को? तो सबसे पहले अपना जो स्टाफ है उसको ट्रेन कीजिए फॉर फ्रॉड डिटेक्शन। फॉर एग्जांपल जैसे हमने बेसिक चीज़ ही देखी कि अगर एक नॉर्मल बंदे के बैंक में ट्रांजेक्शन हो रही है हर महीने में 1 लाख की, तो अगर उसमें एक महीने में कुछ हाई अमाउंट की ट्रांजेक्शन आ रही है या किसी महीने में नहीं आ रही, तो एक पर्सन ऐसा होना चाहिए जो व्हाट यू आर शोइंग दैट दिस मनी वाज अर्न फ्रॉम अ रेस्टोरेंट बिजनेस। ओके, तो वैसे भी ज़्यादा जो अगर देखा जाए तो इन सारी चीज़ों में ही मनी लॉन्ड्रिंग वाले ज़्यादा होते हैं, रियल इस्टेट, रेस्टोरेंट एंड अल्कोहल में जो डील करते हैं ज़्यादातर। ओके, तो नेक्स्ट हम देखते हैं अगला हमारा टॉपिक, दैट इज मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन बैंक। इसमें अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, केस स्टडीज पढ़ने वाले हैं, एंड उन सारी केस स्टडीज में हमें क्या क्या सीखने को मिला कि देखो, हर एक जब भी कुछ केस होता है, स्कैंडल होता है, राइट, उसके बाद क्या होता है, उसको एनालाइज किया जाता है कि ये क्यों हो पाया, इतना बड़ा क्राइम हो पाया। तो जब भी हम ये केस स्टडी पढ़ने से क्या होगा, हम समझ पाएंगे कि अच्छा ऐसे से करके क्रिमिनल्स का दिमाग चलता है, तो उस चीज को रोकने के लिए क्या हम करेंगे, एक्शन लेंगे। तो सारी केस स्टडीज हम देखेंगे एक वन बाय वन। तो सबसे पहला केस हमारा क्या है, बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल, बीसीसीआई। तो बीसीसीआई एक बैंक था जो 1970 में था, ठीक है। एंड नाउ व्हाट दिस बैंक डिड, इन लोगों ने क्रिमिनल लोगों के अकाउंट खोले। मींस आपको बैंक जैसे बहुत फेमस क्रिमिनल होते हैं, तो आपको पता है कि इन कि मतलब फेमस क्रिमिनल है तो आपको पता है कि उन लोगों के अकाउंट खोलने से पहले आप सोचोगे, लेकिन ये बैंक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, उन लोगों के अकाउंट खोलने में हेल्प करी, एंड उन लोगों की हेल्प करी इन सेंडिंग द क्रिमिनल प्रोसीड्स। तो कैसे ये करता था बैंक की, जो लोगों की इलीगल एक्टिविटीज होती थी उनको हेल्प कर रहा था कि आप अपने पैसे आराम से भेजो एंड वो सारी चीजें। तो फिर ये बैंक जब पकड़ा गया इन दिस एक्टिविटीज, तो यहाँ पे इसके बाद लेसन क्या हमें मिला, दैट जो भी आपके कोरिस्पोंडेंट बैंक्स हैं या मेजर शेयर होल्डर हैं या फॉरेन बैंक्स हैं, सो व्हाट दिस बैंक यूज टू डू वाज कि अपने काफी सारे ट्रांजेक्शन को कॉम्प्लेक्स करके दिखाता था। कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन करके दिखाने का पर्पस क्या होता है कि लोग वो ट्रांजेक्शन को ट्रेस करने में इतना उलझ जाते हैं कि उसको समझ ही नहीं पाते कि ये एक्चुअली में ये पैसा आ कहाँ रहा है, कि पैसे यहाँ से घूम रहे हैं फिर इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। तो बंदा उन सारी चीजों में उन लोगों को उलझा देते थे, एंड एक्चुअली में उसका जो ओरिजिन है वो पकड़ नहीं पाते थे। तो ये बैंक ने काफी ज्यादा क्रिमिनल लोगों को सपोर्ट कर रहा था एक तरह से उस टाइम पे, एंड काफी बड़ा स्कैंडल भी हुआ था इसका। तो उसके बाद मेनली क्या रूल आया कि ये लोग क्या करते थे, ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर, मींस दूसरी कंट्रीज में अपना बना दिया, बैंक एक और खोल लिया, एंड वहां से ट्रांजेक्शन घुमा घुमा के ये क्या कर रहे थे, उन लोगों को हेल्प कर रहे थे, क्रिमिनल्स को अपने पैसे आराम से बैंक के थ्रू निकालने में। ओके, देन जब इन लोगों की ट्रांजेक्शन सामने आई तो हमें क्या समझ आया कि क्या जरूरत है, हाई ड्यू डिलिजेंस की जरूरत है बैंक्स के ऊपर। मींस इससे पहले हमें क्या लग रहा था कि लोग जो है वो कर रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग, बट देन हमें समझ आया कि बैंक्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। अगर बैंक क्रिमिनल्स के साथ मिल जाए तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन। इसलिए उसके बाद इन लोगों को पता लगा कि बैंक के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेगुलेशन लगानी जरूरी है, बिकॉज गवर्नमेंट समहाउ रिलाइज ऑन द बैंक, राइट। एंड बैंक अगर क्रिमिनल्स के साथ मिल गया तो फिर ट्रांजेक्शन और क्राइम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो बीसीसीआई वाले स्कैंडल से क्या लेसन मिला कि बैंक्स के ऊपर रेगुलेशंस लगाने चाहिए। देन अगला केस हुआ यूरोपियन यूनियन ऑफ एंटीगुआ, एंड दिस वाज द फर्स्ट ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड। तो इस केस में क्या हुआ था, बहुत इंटरेस्टिंग केस है ये। तो आप देखो, ये एक ऑनलाइन बैंक था, मींस ऑफशोर बैंक। ऑफशोर बैंक का मतलब क्या हो गया कि एक्चुअली फिजिकली यहाँ पे नहीं है, बैंक कहीं और है, वहाँ पे आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, अकाउंट खुलवा सकते हो। एंड अकाउंट खुलवाने के लिए आपको किसी भी तरह की अपनी आइडेंटिटी देने की जरूरत नहीं है। मेरा मन करे मैंने अपना नाम भी कुछ और देके, इवन यहाँ पे क्या हो रहा था कि यू कुड ओपन अकाउंट बेस्ड ऑन नंबर्स और कोड, मतलब आप कुछ भी आप नंबर, मैं इवन अपना नेम भी यूज ना करूँ, मैंने ऐसे 4321 ये मेरा अकाउंट खुल गया, तो इसके थ्रू मैं क्या कर सकती थी, अपना पैसा घुमा सकती थी, अकाउंट खोल सकती थी, राइट। तो
ये बैंक खुला है एंड इसमें क्या हुआ, फिर इसने काफी ज्यादा ट्रांजेक्शन कराई, कौन सी, टैक्सेस इवेट करने में एंड मनी लॉन्ड्रिंग करने में। देन इन 1997 इस ये बैंक के जो ऑफिशियल्स थे वो सब लोग भाग गए विद ऑल द कस्टमर डिपॉजिट, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग तुमसे पूछ भी नहीं रहे हैं कि आपका नाम क्या है क्या है, ठीक है। उन लोगों ने लोगों की डिपॉजिट ली एंड लेकर भाग गए। तो उसके बाद क्या इससे क्या लेसन मिला, दैट जब भी आप कस्टमर के अकाउंट खोल रहे हो तो उसके ऊपर आपको सबसे पहले तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन होनी जरूरी है आपका। दैट इज व्हाट वी से KYC, नो योर कस्टमर, कि आप जिन लोगों के पैसा ले रहे हो उन लोगों के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। एंड गवर्नमेंट को क्या लेसन मिला कि ऑफशोर या ऑनलाइन बैंकिंग वाले जो प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा आपको क्या करना पड़ेगा, रेगुलेशन लगानी पड़ेगी, क्यों, वरना वहां पे क्या होगा, फ्रॉड बहुत ज्यादा हो सकते हैं। बिकॉज एक बैंक जो फिजिकल मतलब पहले के टाइम पे फिजिकली ही सारी एक्टिविटीज हो रही थी, राइट, तो वहां पर फिर भी उन लोगों ने रेगुलेशन लगाई हुई थी। बट देन ऑनलाइन थिंग केम, तो वहां से उनको ये समझ आया कि यहाँ पे भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, तो इसके ऊपर भी रेगुलेशन लगानी हमारे लिए जरूरी है। देन एक केस हुआ रिग्स बैंक पिनोचेट केस। तो यहाँ पे चिली अमेरिका की एक, लाइक साउथ अमेरिका में एक कंट्री है, राइट। तो वहाँ पे क्या हुआ, एक पर्सन था जिसको जिसके ऊपर क्या इल्जाम थे, फॉर द करप्शन एंड आर्म स्मगलिंग। तो ये बैंक ने क्या किया, रिग्स बैंक क्या कर रहा था, इस पर्सन की, ये जो डिक्टेटर है, इसकी मदद कर रहा था इन व्हाट, इन हाइडिंग हिज क्रिमिनल प्रोसीड्स, और मिलियंस में उसके पैसे छुपाने में उसकी मदद कर रहा था। तो ये कौन सा केस हो गया जहाँ पे बैंक इज इन्वॉल्व विद द क्रिमिनल्स, ठीक है। तो क्रिमिनल्स के साथ बैंक मिलके क्या कर रहा है, उसको मदद कर रहा है इन हाइडिंग हिज क्रिमिनल ट्रांजेक्शन। इसलिए यहाँ पे फिर इसके बाद उन्होंने क्या करा, बैंक्स के ऊपर गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाई कि बैंक की जिम्मेवारी बनती है, अगर उसको पता है कि कस्टमर इलीगल या सस्पिशियस ट्रांजेक्शन में डील कर रहा है, तो बैंक की जिम्मेदारी बनती है कि वो रिपोर्ट करे। अगर नहीं करेगा तो जो क्रिमिनल है उसके ऊपर तो जो एक्शन लेना है वो लिया जाएगा, बैंक के ऊपर भी साथ में लिया जाएगा, बिकॉज उसने, बैंक ने क्या करी, उसकी मदद करी, राइट। तो एक तरह से बैंक भी क्या हो गया, क्राइम में इन्वॉल्व हो गया। तो यहाँ पे फिर उन्होंने एक न्यू स्ट्रिक्ट बनाई प्रोविजन। देन अगेन रिग्स बैंक का एक और केस हुआ, यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक और डिक्टेटर की मदद करी इन व्हाट, कुछ ट्रांजैक्शन उसने ये पर्सन ने $35 million ऑफ हिज क्रिमिनल प्रोसीड, काफी बड़ी अमाउंट उसने क्या करी, बैंक से निकाल ली, और ये अपने फैमिली और जो भी है जहाँ पे भी उसने ये पैसे फिर आगे भेजने थे वो सारे पैसे भेज दिए। लेकिन बैंक ने क्या किया, बैंक ने गवर्नमेंट को कुछ भी इन्फॉर्म नहीं किया। ये वही वाला केस हो गया जैसे हमने ऊपर एग्जांपल दी थी कि एक पर्सन के बैंक में हर महीने 10,000 की ट्रांजेक्शन हो रही है, देन सडनली 25 लाख 30 लाख की ऐसे ट्रांजेक्शन आ गई, तो बैंक के माइंड में सस्पिशन रेज होना चाहिए था कि ये पैसे इसके पास कैसे आए, लेकिन बैंक ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया। बैंक ने उसको आराम से करने दिया एंड ड्यू टू दैट एक क्रिमिनल पर्सन अपना पैसा आराम से बैंक से निकाला उसने, एंड उसने जिस जिस पर्सन को देना था वो दे दिया। तो इसके बाद गवर्नमेंट ने क्या यहाँ से लेसन मिला कि बैंक की क्या जिम्मेदारी बनती है, कि अगर कुछ लार्ज ट्रांजेक्शन हो रही है इन स्पेशली इन कैश, या कुछ पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन मींस, आपको इससे ऊपर हमने क्या समझा था कि बैंक के लिए जरूरी है टू नो योर कस्टमर, राइट, बिकॉज आपका आपका कस्टमर पता होना चाहिए कि किस बिजनेस में है। बैंक को पता होना चाहिए कि अगर ये पर्सन पैसे ला रहा है ये क्या काम करके पैसे ला रहा है, राइट। देन अगर आप अपने कस्टमर को जानते हो, देन यू नो कि वो पॉलिटिकली इन्वॉल्व है या नहीं, तो उन लोगों की ट्रांजेक्शन के ऊपर बैंक को क्या करना पड़ेगा, आपसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा एंड वो ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट भी करना होगा। तो ये सारी रेगुलेशंस बैंक के ऊपर लगाई गई, बिकॉज बैंकिंग चैनल वीक होंगे अगर हमारे, तो मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजेक्शन ज्यादा होती रहेंगी। एंड बैंकिंग चैनल वीक होने से और क्या चीज होगी, अगर बैंक के ऊपर रेगुलेशन कम है तो बैंक को भी खुली छूट मिलेगी। जो लोग, ऐसे तो मैं भी अपना एक बैंक खोल लूँ, ठीक है, और मैं क्रिमिनल्स के साथ मिलके उनकी मदद करती रहूँ कि आप अपने पैसे निकालो, राइट। तो अगर ये सारी चीजें, अगर रूल्स बनने बंद हो गए, तो क्राइम जो है इट विल रीच टू सम अदर लेवल्स, ओके। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे लॉज, एंड हर एक लॉ के पीछे का आपको लॉजिक समझ आना चाहिए। ये जो KYC है, हम कहते हैं कि आपको बताना चाहिए कि आपका कस्टमर बिजनेस क्या कर रहा है, कस्टमर
कहाँ से आया, रहता कहाँ है, ये सारी चीजें ऐसी नहीं है। उसके पीछे लॉजिक है कि आपको उस पर्सन के बारे में नॉलेज हो कि वो करता क्या है, ताकि उस बेसिस पे आप उसकी ट्रांजेक्शन को जज कर सको, आप देख सको कि कुछ सस्पिशन तो नहीं रेज हो रहा, इसका कुछ क्राइम के साथ तो नहीं लिंक है इस पर्सन का। दैट्स वाई each and every law has a reason, and that's what we are understanding कि अगर एक लॉ बना, क्या लॉ बना कि आपको लार्ज कैश ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करना है, तो वो क्यों बना, क्योंकि क्रिमिनल्स ने पहले ये किया है, वो बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन बैंक से निकाल रहे हैं, आराम से भेज रहे हैं। तो अब से फिर उन्होंने क्या लॉ बना दिया कि जब भी आपके कुछ बड़ी ट्रांजेक्शन होगी यू हैव टू रिपोर्ट, एंड अगर आप नहीं करोगे देन यू विल हैव टू पे फाइन्स। तो बैंक को जब फाइन पे करने पड़ेंगे तो वो अपने आप क्या करेगा, अच्छे से उसको रिपोर्ट करेगा। तो ये 2005 में इस बैंक को फिर 16 मिलियन फाइन पे करना पड़ा था। ओके, देन कुछ और फ्रॉड हुए। अब ये फ्रॉड क्या है, फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट ऑफ चेक्स। फ्रॉडुलेंट इनकैशमेंट ऑफ चेक्स मतलब पहले क्या हो रहा था कि अभी का जो हमारा चेक, बैंक से चेक से कैश निकालने का सिस्टम है, दैट इज वेरी रेगुलेटेड है ना। आपके साइन मैच होते हैं, देखा जाता है कि जो पर्सन है उसने एक्चुअली में आपको ही ये चेक दिया था, और आपका नेम देखा जाता है, राइट। देन अगर कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट से ज्यादा हो तो कस्टमर को ईमेल जाती है कंफर्म करने के लिए कि ये आपका चेक हमारे पास आया है, शुड वी अप्रूव दिस, क्या हम इस चीज को निकाल दें। तो अब काफी ज्यादा हो गया है। बट ये लो, अब ये भी एक्शन बैंक ने क्यों लिया, उसके पीछे का बैकग्राउंड अब हम समझने जा रहे हैं कि पहले क्या होता था, लोग अलग अलग ऐसे फेक अकाउंट बना लेते थे, और वो क्या करते थे, लोगों के चेक्स चोरी करके या फॉर्जरी करके। फॉर एग्जांपल, मेरे को किसी का चेक बुक मिल गया, मैंने उसमें से एक चेक निकाल लिया और कुछ भी अमाउंट लिख के मैंने साइन भी फेक कर दिए। अब बैंक कुछ चेक नहीं कर रहा, बैंक ने ना कस्टमर से पूछा कि क्या ये चेक आपने एक्चुअली में दिया है, ना ही उसने ये पूछा कि ये चेक इसी पर्सन के लिए था, ना ही उसने साइन चेक करे, उसने आराम से निकाल के पैसे दे दिए। तो इस तरह से फ्रॉड हुए काफी सारे, एंड दैट लेड टू व्हाट, दैट लेड टू केवाईसी प्रोसीजर फॉर चेक्स, एंड वो जो भी चेक के रिलेटेड कंट्रोल है, दैट्स हाउ दो थिंग केम, ठीक है। तो इस तरह से ये रूल बने। देन देन अगेन एक काफी इंटरेस्टिंग फ्रॉड हुआ, दैट वाज व्हाट, ओवरड्राफ्ट अगेंस्ट एफडी। अभी आप लोगों को पता है कि आपकी अगर बैंक में एफडी है देन यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट दैट, बिकॉज आप बैंक को कह रहे हो कि मेरा ही पैसा बड़ा है, आप मुझे, मैं पूरा पैसा नहीं निकालती, मेरे को जितनी जरूरत होगी निकालती रहूंगी, आप मेरी एफडी से मेरा एक लोन अकाउंट बना दो। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, बैंक ने बिल्कुल अपना बेस चेक नहीं किया। मीन्स कस्टमर आया, कस्टमर ने ऐसी फेक डॉक्यूमेंट दिखाया कि ये मेरी एफडी बैंक में इतनी पड़ी है, बैंक ने कुछ बैकग्राउंड चेक नहीं किया कि एक्चुअली में ये क्या, ये एफडी पड़ी भी है या नहीं, उसने इस डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर क्या कर दिया, लोन दे दिया, एंड इस तरह से काफी ज्यादा फ्रॉड्स हुए। तो यहाँ पे बैंक की क्या कमजोरी थी कि बैंक ने अपने ही रिकॉर्ड्स नहीं चेक किए, बैंक ने कस्टमर की वेरिफिकेशन नहीं की कि क्या इस कस्टमर की एक्चुअली में मेरे पास कोई एफडी है भी या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद क्या लोन बना कि बैंक मस्ट, रूल क्या बना कि बैंक मस्ट वेरीफाई एफडी लिंक्ड ओवरड्राफ्ट लोन्स एंड डिटेक्ट अनयूजुअल विड्रॉल्स। देन नेक्स्ट केस स्टडी हमारे पास है, ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग एंड फेक इम्पोर्ट रिमिटेंस। अब यहाँ पे क्या हुआ, पीपल वर सेंडिंग मनी अब्रॉड बाय सेइंग कि मैंने बाहर से, फॉर एग्जांपल अ पर्सन इन इंडिया, लेट्स से सुरेश, ओके, इज पेइंग टू somebody, let's say जेक इन यूएसए, ठीक है। और ये बंदा क्या कह रहा है कि मैंने जेक से कुछ गुड्स मंगाए थे, मैंने जेक से अपने रॉ मटेरियल मंगाया था अपने बिजनेस का फॉर $2000, एंड मैंने इसको पेमेंट कर दी है। बट एक्चुअली में दिस इज व्हाट दिस पीपल आर टेलिंग अस, बट एक्चुअली में क्या हुआ है कि सुरेश ने जेक से कुछ इलीगल काम कराया। फॉर एग्जांपल सुरेश ने बोला कि तू ये वेबसाइट मेरे लिए हैक कर दे, या ये कुछ भी, तुम यूएसए में इस पर्सन को किडनैप कर ले मेरे लिए, कुछ भी हो सकता है, राइट। तो उसने ये कराया, बट उसने शो करा कि मैंने इससे सामान मंगाया है। तो इस तरह से पैसे बाहर भेजे जा रहे थे, बैंक कुछ चेक नहीं कर रहा कि अगर सुरेश कह रहा है कि मैंने इस पर्सन को पैसे भेजे हैं फॉर व्हाट, फॉर गुड्स परचेज, तो बैंक ने पूछा भी नहीं कि भाई एक्चुअली में क्या गुड्स आए थे। बैंक ने कस्टम के साथ क्या किया, कुछ भी लिंक नहीं करा।
एंड दैट्स हाउ दिस थिंग केम कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स का इंटरलिंक्ड होना कितना जरूरी हो गया, ठीक है, कि बैंक का अगर कस्टम्स के साथ, कस्टम डिपार्टमेंट के साथ अच्छे से इंटरलिंक्ड है, सारी इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है, तो बैंक को अच्छे से पता लग सकता है कि हाँ, अगर ये पर्सन कह रहा है कि मैंने इतना सामान मंगाया है, तो क्या वो उन लोगों के रिकॉर्ड में शो हो रहा है या नहीं, राइट। तो लोग क्या कर रहे थे, फेक इम्पोर्ट दिखा रहे थे एंड पैसे बाहर से बाहर भेजे जा रहे थे आराम से, ठीक है। इसके बाद फिर क्या लेसन बैंक को मिला कि जो भी फॉरेन की रिमिटेंस हो रही है, वो आपको चेक करनी है कि पैसे बाहर भेजे जा रहे हैं तो वो किस पर्पस के लिए भेजे जा रहे हैं, एंड अगर आप इम्पोर्ट दिखा रहे हो तो वो क्या एक्चुअली में इम्पोर्ट हुआ है या नहीं। ये बैंक की क्या बनती है, जिम्मेदारी बनती है वेरीफाई करने की। जो ये आउटकम्स वगैरह है ना, ये मैं इतना ध्यान से नहीं पढ़ रही हूँ कि कितने लोगों के ऊपर क्या फाइन लगा, किसको क्या सजा हुई। आपके लिए मेन चीज समझना क्या है कि वीकनेस क्या थी सिस्टम में एंड उसके थ्रू हमने क्या रूल लाया, ताकि आपका एक, आप कह सकते हो लाइक एक दिमाग के सोचने का तरीका बन जाएगा कि हाँ, आप जब भी फिर इसके बाद कोई लॉ रूल पढ़ोगे ना, तो आप खुद से लॉजिक सोचने की कोशिश करोगे कि हाँ अगर मैंने अपने कस्टमर का इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है तो मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि हम देखना चाहते हैं एक्चुअली में हुआ ना, ये बंदा हमें झूठ बोल के किसी और पर्पज के लिए तो नहीं पैसा बाहर भेज रहा। और जब आप ऐसे समझ के कोई भी लॉ पढ़ोगे, देन it will be very easy to remember first thing, and you will be able to understand its value better, and आपके फिर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी वो आपको। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रेमिटेंस फॉर फेक इम्पोर्ट विया एट बैंक। सो वही कि सिमिलरली इस पर्सन ने 500 करोड़ का फेक किया बाय यूजिंग 70 फेक अकाउंट्स। उसने 70 फेक अकाउंट्स बनाए बंदे ने, जिसमें से 66 अकाउंट उसके एक ही बैंक में थे। मतलब मैं एक ही बैंक में मैंने अपने क्या बना लिए, 66 अकाउंट्स बना लिए। और फिर उन बैंक्स के थ्रू मैंने ट्रांजेक्शन घुमा के मैंने बाहर फेक कंपनीज को फेक इनवॉइसेस के बेसिस पे मैंने क्या करा, बाहर बहुत सारा पैसा इंडिया से बाहर भेजा। कितना, 500 करोड़ रुपीज, ठीक है। तो ये क्यों किया होगा इन लोगों ने कि आपको, अगर आपने अपनी कस्टम टैक्स से बचने के लिए या और भी टैक्सेस से बचने के लिए, मे बी स्मगलिंग कर रहे होंगे, उन सारी चीज़ों से बचने के लिए इसने 70 फेक अकाउंट्स बनाए। तो इसके बाद क्या रूल बना कि बैंक के पास कस्टमर की डिटेल होनी चाहिए, एंड बैंक शुड बी एबल टू एनालाइज कि हाँ, कि अगर सेम नाम का या सेम पैन, मतलब इस तरह की आइडेंटिफिकेशन वाली चीज़ों के बेसिस के ऊपर देखो कि कोई पर्सन मल्टीपल अकाउंट ना क्रिएट कर पाए, ठीक है। और अगर कर भी रहा है मल्टीपल अकाउंट क्रिएट, वैसे तो एक बैंक में आप कर नहीं पाओगे, बट अगर आप कर भी रहे हो तो बैंक शुड नो कि हाँ, ये वही पर्सन है। तो इस तरह से अलग अलग टाइम पे अलग अलग फ्रॉड्स हुए जिसके थ्रू लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग करी, एंड उसके थ्रू हमारे क्या हुआ, बैंकिंग चैनल हमारे फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग करे। देन लेट्स समराइज कि बैंक, हमने ऊपर जो मनी लॉन्ड्रिंग का सारा बेसिस समझा कि मनी लॉन्ड्रिंग होती क्या है, क्या क्या वीकनेसेस रहती हैं बैंक में जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होती है, बैंक कितना बड़ा रोल प्ले करता है इन प्रमोटिंग एंड प्रिवेंटिंग मनी लॉन्ड्रिंग। एंड व्हेन आई से मनी लॉन्ड्रिंग, यू शुड डायरेक्टली लिंक इट टू क्राइम, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग करते क्रिमिनल लोग ही हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टैक्स इवेजन, आप सिर्फ टैक्स से बचने के लिए नहीं कर रहे हो, आप बहुत बड़े बड़े क्राइम्स को छुपाने के लिए कर रहे हो मनी लॉन्ड्रिंग, राइट। तो बैंक जो है, चाहे अगर, ठीक है, तो बैंक उसको बढ़ावा भी दे सकता है बहुत ज्यादा, और उसको खत्म भी कर सकता है। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक के ऊपर काफी स्ट्रिक्ट फिर रेगुलेशन बनाती है ताकि बैंक इस चीज में ज्यादा इन्वॉल्व ना हो पाए, एंड बैंक शुड हेल्प इन प्रिवेंटिंग दिस। तो लेसन्स क्या क्या है, दैट ग्लोबली जो है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस काफी स्ट्रिक्ट है, बिकॉज काफी सारे केसेस हमने पढ़े, तो उसके बाद काफी स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस बनाई गई। देन अगर बैंक उन चीज़ों को क्या करा, वायलेट करा, तो बैंक के ऊपर बहुत हैवी पेनल्टीज हैं। दैट वी रेड कि किसी ने बिलियन में पेनल्टी पे करी है, मिलियंस में। तो इस तरह की पेनल्टीज उनको पे करनी पड़ रही है क्योंकि बैंक का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हैवी पेनल्टीज होंगी, एम्प्लॉय लाइबिलिटी हैज इंक्रीज्ड, मीन्स कि एक
इंडिविजुअल बैंकर भी अगर इन्वॉल्व होता है देन उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। फॉर एग्जांपल कि अगर एक पर्सन एक लोन में ही इन्वॉल्व था, फॉर एग्जांपल उसने किसी गलत पर्सन को लोन दे दिया, देन बैंक विल आस्क दैट पर्सन कि इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर बैंक में काम कर रहे हो एंड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। अगर आपने कोई ट्रांजेक्शन को अप्रूव किया देन यू आर ऑल्सो लाइबल एंड यू हैव टू एक्सप्लेन कि आपने ये चीज़ चेक क्यों नहीं करी। तो इससे क्या हुआ, इंडिविजुअल बैंकर्स की लाइबिलिटी बढ़ाने से क्या किया उन्होंने, ताकि जो बैंक में काम करते हैं वो लोग भी थोड़ा ध्यान रखें कि हमें थोड़ा दिमाग खोल के काम करें, इफ आई से इन लेमन लैंग्वेज, राइट। देन ऊपर जो भी हमने पढ़ा उसमें हमने की टेकअवेज क्या लिए कि केवाईसी आपको पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर, जैसे हमने देखा कि बैंक को पता है कि ये लोग क्रिमिनल हैं, क्रिमिनल क्राइम ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिमिनल्स हैं, फिर भी उनके अकाउंट्स आराम से खोल दिए। अनयूजुअल ट्रांजेक्शन को ट्रेस करो कि बहुत बड़ी अगर ट्रांजेक्शन है तो उसको करो। उसको आप कैसे कर सकते हो, एआई बेस्ड टूल्स आजकल आप यूज कर सकते हो जिससे अलर्ट्स क्रिएट हो कि अगर कुछ भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन है साथ ही अलर्ट रेज हो जाए, साथ ही उस पर्सन को ईमेल जाए कि आप ये एक्सप्लेन करो, राइट। देन हाई रिस्क कस्टमर मीन्स आप जब अपने कस्टमर की केवाईसी करोगे आपको उनका पूरा बैकग्राउंड मालूम होना चाहिए, ये पर्सन किस चीज़ में डील करता है, क्या काम करता है, उसके हिसाब से आप रिस्क देखो कि मनी लॉन्ड्रिंग का कितना है एंड उस हिसाब से आप फिर अपने ड्यू डिलीजेंस करके रखो। शेल कंपनी फेक इम्पोर्ट, ठीक है, आप देखो कि जो आपको ट्रांजेक्शन दिखाई जा रही है, कंपनी दिखाई जा रही है, वो एक्चुअली में एग्जिस्ट भी करती है। शेल कंपनी क्या होता है कि जस्ट नाम की कंपनी है, जस्ट नाम की, उसमें कुछ ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता, उसका कोई ऑफिस भी नहीं है, जस्ट कंपनी रजिस्टर करी ट्रांजेक्शन घुमाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें बैंक को वेरीफाई करनी आनी चाहिए। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन में ध्यान रखो क्योंकि क्रॉस बॉर्डर में ही ज़्यादा ये क्रिमिनल लोग होते हैं, ये क्या करते हैं अपना पैसा क्राइम वाला यहाँ से लिया बाहर भेज दिया, ठीक है, तो वो सारी, इसीलिए क्रॉस बॉर्डर में क्राइम के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए इस पे गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शन और लॉज भी जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं इन रिलेटेड टू फॉरेन ट्रांजेक्शन, ओके। देन मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू टेररिस्ट फाइनेंसिंग भी हो सकती है बिकॉज वी सो कि क्रिमिनल लोग अपना पैसा घुमा रहे हैं, राइट। तो टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है व्हाट, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रैक्टिसेस। तो फंड आए भी कहाँ से हैं, फंड्स कम फ्रॉम बोथ लीगल एंड इलीगल सोर्सेज। तो की डिफरेंसेस फ्रॉम मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग क्या करता है, आपका सोर्स ऑफ फंड्स को छुपाता है। मीन्स हमने दो टर्म्स देखी, एक हमने देखा मनी लॉन्ड्रिंग, एक हम देख रहे हैं टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग हो गया कि आपके जो पैसे हैं आपने कुछ क्राइम करके आए और उसको आप लीगल दिखा रहे हो। बट टेररिस्ट फाइनेंसिंग क्या है कि आप पैसे को किस पर्पस के लिए दिखा रहे हो। मीन्स मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ कि मैंने पाकिस्तान में मैंने पैसे भेजे हैं फॉर गुड्स आई परचेज, बट एक्चुअली में क्या हो रहा है कि मैं किसी को बम से उड़ा के मरवाने के लिए ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। तो पर्पस ऑफ फंड्स क्या है वो भी पता होना चाहिए, इसलिए उसके रिलेटेड भी रूल्स बनाए जाते हैं कि आप अगर पैसे भेज रहे हो देन यू हैव टू टेल कि क्यों आप ये पैसे भेज रहे हो, राइट। देन सम डेफिनेशंस, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में क्या रहता है कि जो भी पैसा आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टेररिस्ट एक्ट के रिलेटेड यूज कर रहे हो दैट इज योर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। देन किसी भी तरह का एक्ट मीन्स किसी को मरवाने से रिलेटेड, किसी को इंजरी देने से रिलेटेड या किसी को धमकाने से रिलेटेड है, ये सारे क्या हो गए टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मीन्स अगर आप किसी को पैसा दे रहे हो कि ये बंदे को मेरे लिए उठवा दे, ठीक है, तो वो पैसा देना क्या हुआ, टेररिस्ट फाइनेंसिंग। देन कंपेलिंग गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन थ्रू वायलेंस, क्या पैसा क्यों दे रहे हो कि उन लोगों को जाके मरवाओ या कुछ भी करो ताकि वो मेरी बात मान लें। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट में कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है वो मेरी बात नहीं मान रहा, उसने मेरा कुछ काम अप्रूव नहीं किया, फिर मैंने क्या करा, मैंने उसको धमकाने के लिए उसके घर में गुंडों को भेज दिया या ऐसे कुछ कर दिया। तो वो चीज़ क्या होगी, वो पैसे जो मैंने पे करे दैट इज व्हाट टेररिस्ट फाइनेंसिंग। सो दिस इज द डिफरेंस इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग। मनी लॉन्ड्रिंग में पैसा ऑलरेडी गलत काम करके आया है उसको क्लीन दिखा रहे हैं, टेररिस्ट फाइनेंसिंग में गलत काम करने के लिए पैसा भेज रहे हैं, ओके। नाउ some differences in money laundering and terrorist financing, कुछ मिस तो नहीं हुआ। हाँ, डिफरेंसेस इन मतलब ग्लोबली टेररिज्म के अलग अलग मीनिंग हो सकते हैं। टेररिज्म को आप लाइक
यू कैन हैव डिफरेंट मीनिंग, राइट? कहीं पे आप रिबेल्स वर्ड यूज करोगे, कहीं पे आप टेररिस्ट यूज करोगे, तो वर्ड्स यूज डिफरेंट हो सकते हैं, बट आपके लिए क्या है, मीनिंग शुड बी द सेम, लाइक एंड अलग कंट्री के लिए अलग मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक कंट्री के लिए लोग होंगे फ्रीडम फाइटर्स एंड दूसरी कंट्री के लिए वही लोग क्या होंगे, टेररिस्ट होंगे। तो कंट्रीज के बेसिस पे भी ये क्या होगा, चेंज होगा मीनिंग। देन डिफरेंसेस इन मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट। सबसे पहले सोर्स ऑफ फंड। मनी लॉन्ड्रिंग मनी लॉन्ड्रिंग उसी पैसे की होगी जो गलत तरीके से आ रहा है, बट टेररिस्ट फाइनेंसिंग में क्या होगा, आपका पैसा लीगली भी आ सकता है, इलीगली भी आ सकता है, बट यूज किस लिए हो रहा है, इलीगल के लिए, ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग में क्या हो रहा है, आप ऐसा गलत तरीके से आया, बट यूज किस में हो रहा है, लेजिटिमेट चीजों में हो रहा है, क्योंकि हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि ये जेन्युइन पैसा है, तो लीगलाइज कर रहे हैं। बट टेररिस्ट में क्या, फाइनेंसिंग में क्या हो रहा है, इसको क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए यूज किया जा रहा है। मेन गोल क्या है, सोर्स ऑफ मनी हाइड करना। इसमें मेन गोल क्या है कि पर्पस किस काम के लिए दे रहे हैं वो हाइड करना। देन कॉमन टेक्निक्स क्या है, शेल कंपनी, फेक कंपनी बना दी, फॉरेन के अकाउंट्स बनवा दिए, ठीक है, फेक इनवॉइसेस। यहाँ पे क्या होगी कि फेक चैरिटी मींस मैंने दिखाया ये है कि मैं एनजीओ को चैरिटी दे रही हूँ, बट एक्चुअली में मैंने क्या किया कि उसके थ्रू पैसे घुमाए हैं, एंड मैंने किसी पर्सन को मरवाने के लिए या किसी ड्रग्स खरीदने के लिए मैंने पैसे दिए हैं, ठीक है। कैश कुरियर मींस कुरियर में सामान भेजा है, ठीक है, बट वो एक्चुअली सामान नहीं है, उसमें क्या भेजा है, कैश भेजा है। तो ऐसी सारी चीजें हो सकती है। देन सम एग्जाम्पल्स कि ड्रग कार्टल्स क्या करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग किसके थ्रू करते हैं, रियल एस्टेट परचेजेस के थ्रू। जो पैसा आया उसको दिखा दिया कि ये मैंने रियल एस्टेट परचेज कर दिया है। और टेररिस्ट ग्रुप क्या करते हैं, लार्ज ग्रुप से क्या करते हैं, डोनेशन इकट्ठी करते हैं फॉर यूजिंग दम इन टेररिस्ट एक्टिविटीज। दोनों लिंक्ड कैसे हैं, क्योंकि दोनों ही देखो, एक में क्या आ रहा है कि सोर्स गलत है, ठीक है, गलत सोर्स से पैसे आ रहे हैं। दूसरा क्या है, पैसे गलत सोर्स के लिए जा रहे हैं, बट अल्टीमेटली क्या है, क्राइम ही प्रमोट हो रहा है दोनों में, इलीगल ट्रांसफर से, राइट। एंड बोथ यूज ट्रेड बेस्ड मनी मूवमेंट मींस फेक इनवॉइसिंग दिखा रहे हो, क्रॉस बॉर्डर वो दिखा रहे हो आप ट्रांजेक्शन, एंड क्रिमिनल फंड कैन बी डाइवर्टेड टू टेररिज्म मींस आपने क्राइम करके आपने पैसा लाए, ओके। देन यू डिड मनी लॉन्ड्रिंग, आपने उसको क्या कर दिया, लीगल करके दिखा दिया। देन इस लीगल पैसे को अगेन आप क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो फॉर टेररिस्ट फाइनेंसिंग। तो इस तरह से भी ये दोनों चीजें क्या हो सकती है, आपस में लिंक हो सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड कि मनी लॉन्ड्रिंग होती कैसे है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग होती कैसे है, एंड how we are going to stop it, because first you need to know ये चीज होती कैसे है, then only you can take some action on it. And that was it for today's lecture, and I hope कि आपको जस्ट समझ आया होगा टॉपिक का कि हम आगे जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं उसका हमारा बेसिस क्या रहने वाला है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है। एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज आप इसको जस्ट केवाईसी के रूल समझ के नहीं याद करना, इसको आप समझ के याद करो, बिकॉज दिस इज वेरी प्रैक्टिकल टॉपिक। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।